हेलो गाइस, आई होप सो आपने पिछले वाली जो वीडियो थी हमारी वो देख ली होगी। पिछले वाली वीडियो का एक बार ओवर लुक कर लेते हैं हम। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, सिंगुलर सेंस प्लूरल सेंस क्या होती है। दो चीज़ें जो हमको देखनी पड़ेंगी कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें किस तरीके से यूज़ की जाती हैं, डेफिनेशन क्या होती है, प्लूरल सेंस को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। टेबलर प्रेजेंटेशन के थ्रू हमने ये समझे थे कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से हम ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ स्टैटिस्टिक्स है और कौन सा नहीं है, ये कैसे हम देखेंगे। डिफाइन जो की थी दोनों चीज़ें उसके बारे में हमने पढ़ा था। ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा, सारे चीज़ें डाटा हैं बट सारे डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। वो क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। आज की जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स के बारे में या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जो कि स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस है। प्लूरल सेंस की स्टैटिस्टिक्स एक बार दोबारा हम रिवाइंड कर लेते हैं क्या होती है। जो स्टैटिस्टिक्स होती है जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस। मतलब किसी भी डाटा को अगर हम न्यूमेरिकली कंसीडर कर पा रहे हैं और उस न्यूमेरिकल डाटा से अगर हम एवरेज निकाल पा रहे हैं या फिर हम रिजल्ट गैदर कर पा रहे हैं, उसको हम स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस बोल सकते हैं। इसके क्या फीचर्स होने वाले हैं या कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल फॉर्म में प्लूरल सेंस में कैसे बोली जा सकती है। कैसे बोल सकते हैं हम कि ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस है या स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस की ये स्टैटिस्टिक्स है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक फीचर्स हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब अगर हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस की है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल ऑफ फैक्ट्स अगर हमारे पास हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस का है। अब जैसे कि एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास डाटा है, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि एक फैक्ट से काम चलने वाला नहीं है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी और जितनी बार मल्टीपल फैक्ट्स हमारे पास होंगे जिस भी डाटा के, उसको हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस। प्लूरल का मतलब ही ये होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ डाटा हमारे पास हो। सिंगुलर के अंदर हम सिंगल एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चल सकते हैं बट प्लूरल के ऊपर हमारे पास बहुत सारे तरीके के डाटा है, अलग अलग टाइप ऑफ नेचर होना चाहिए हमारे पास ताकि हम उसको स्टैट्स के अंदर कंफर्म कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमको बताया गया कि एक कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टैट नहीं है, जबकि उस 1000 को अगर हम क्लासीफाई कर दें कि 300 आर्ट्स के अंदर हैं, 400 कॉमर्स के अंदर हैं, 300 नॉन मेडिकल के अंदर हैं, तो अब ये क्या हो गया, ये एक स्टैटिस्टिक्स ऑफ प्लूरल सेंस हो गई, एक स्टैट हो गया। इतने बच्चे आर्ट्स के अंदर हैं, इतने बच्चे कॉमर्स के अंदर हैं, इतने बच्चे नॉन मेडिकल के अंदर, नॉन मेडिकल के अंदर भी इतने बच्चे बीएससी के अंदर हैं, इतने एमएससी के अंदर हैं, इतने एमटेक के अंदर हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं स्टैट्स के अंदर जब हम क्लासीफाई कर देते हैं। तो सिंगल डाटा को कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते और उसको प्लूरल सेंस नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स नहीं है। जैसे हमारे पास फैक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे हमारे पास फिगर्स हो जाती हैं जब हमारे पास क्रॉस चेक के लिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो डाटा है वो प्लूरल सेंस के अंदर फॉर्मेशन कर रहा है। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जो है वो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। इसी के अंदर लास्ट लाइन के अंदर हमको यही चीज़ बता रखी है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि हमने पिछले वाले जो यूनिट है, पिछले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर भी डिस्कस की थी कि सारा स्टैटिस्टिक्स डाटा तो है बट सारे डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोला जा सकता। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था इसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई भी रफ डाटा आ जाता है, कोई भी हमारे पास ऐसा डाटा आ जाता है जो कि टेक्सचुअल फॉर्म के अंदर है, तो उसको हम स्टैट नहीं बोल सकते। तो बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, सारा डाटा का सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको हम डाटा बोल सकते हैं क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट ऑफ डाटा ही माना जाता है, एक पार्ट ऑफ डाटा ही है क्योंकि वो न्यूमेरिकल डाटा हो गया हमारे पास। सेम एज इट इज यहाँ पे इन्होंने लास्ट लाइन के अंदर यही चीज़ डिफाइन की है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स, लास्ट लाइन के अंदर हमारे पास ऑल स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। सारे स्टैटिस्टिक्स को नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है बट सारे नंबर्स को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। सेम एग्जांपल जैसे हमने किया था कि अगर कोई भी नंबर है तो उसको हम स्टैट नहीं बोल सकते। सपोज एक नंबर दे दिया हमको कि 07, तो ये एक स्टैट नहीं है। ये क्या हुआ, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर। हमारे पास क्या है,
कि ये एक नंबर आया 07, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये जो नंबर था वो स्टैटिस्टिक्स नहीं था, बट जो भी स्टैट होगा वो नंबर के अंदर एक्सप्रेस होने वाला है। जैसे कि आई हैव स्कोर्ड 74% इन इंग्लिश एंड 72% इन हिंदी, मतलब कि मैंने 74% इंग्लिश में स्कोर किया और 72% हिंदी में, तो ये एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। ये स्टैटिस्टिक्स भी न्यूमेरिकल फिगर में ही है, बट यहाँ पे हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये जो स्टैट है इसके अंदर डाटा तो नंबर्स की फॉर्म में होना है, बट हर नंबर को हम स्टैट नहीं बोल सकते। हमने कहा 07, तो ये एक नंबर तो हो सकता है, बट ये स्टैट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ना तो रिजल्ट बता रहा है ना ही ये एवरेज बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थे। तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट जो था वो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वाला जो फीचर है वो हमको दे रखा है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। अगर किसी स्टैटिस्टिक्स के डाटा को हमको देखना है कि वो स्टैटिस्टिक है या नहीं, उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो थी हमारी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। हमारा जो डाटा है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। अगर वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टैट है। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस का मतलब क्या है, अगर लाइन के अंदर ये लिख रखा है कि स्मॉल है, बिग है, रिच है, पुअर है, अगर ये टेक्सचुअल वर्जन्स दे रखे हैं इसका मतलब वो स्टैट नहीं है। हमारे को न्यूमेरिकल फिगर चाहिए होंगी कि सपोज ए पर्सन ने 20,000 कमाए, बी पर्सन ने 25 कमाए, तो ये एक स्टैट हो गया कि ए और बी में से बी ने 25 थे तो बी ने ज़्यादा कमाए और ए ने कम कमाए, तो बी हैज़ मोर इनकम अर्निंग देन ए, ये चीज़ हम कह सकते हैं और ये स्टैट के अंदर आ जाएगा। बट हम बात करें कि ए हैज़ गुड शार्प फीचर्स एंड बी हैज़ अ गुड कार और अ गुड हाउस और अ बेटर हाउस, तो ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि बी की फिजिकल एबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, ए के मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है डाटा, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होने के लिए स्टैट्स का होना ज़रूरी है। सेकंड जो फीचर है वो ये है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल अगर डाटा आता है तो उसके लिए न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना ज़रूरी है। थर्ड जो फीचर है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। अगर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है तो स्टैटिस्टिक्स की मल्टीप्लिसिटी होनी चाहिए कॉजेज की, मतलब स्टैट कभी भी एक डाटा के ऊपर नहीं चलती है, एग्रीगेट के ऊपर चलती है, तो मल्टीप्लिसिटी कॉजेज की होनी चाहिए। स्टैट कभी भी एक सिंगल फैक्टर के ऊपर कभी भी अफेक्ट नहीं होने वाली, मतलब कि क्यों कोई अगर एक फैक्टर चेंज हो गया तो उससे पूरा का पूरा स्टैट नहीं चेंज होने वाला। मल्टीपल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर अगर चेंज होंगे तो स्टैट कहीं ना कहीं चेंज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि 30% राइज इन प्राइसेस के बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं। इस टाइम पे प्राइसेस बढ़े हुए हैं चीज़ों के, कन्फेक्शनरी आइटम्स के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, जो भी मटेरियल हमको बाहर से मिल रहा है वो जो है उसके प्राइसेस अप होल्ड होके मिल रहे हैं, सब्जियां उनके प्राइसेस भी बढ़ रखे हैं। तो उसका कोई एक रीज़न नहीं है कि सप्लाई कम हो रही है, उसका रीज़न ये भी है कि हो सकता है कभी भी ये लॉकडाउन आगे इंक्रीज किया जा सकता है, हो सकता है उसकी बल्क स्टोरेज हो रही हो सकता है उसके सप्लायर्स कम हो गए हो सकता है उसकी अभी बार्गेनिंग सिस्टम ना किया गया हो, या फिर उसकी कटाई ना हुई हो, सोइंग ना हुई हो पूरी की पूरी, हो सकता है आज इस साल पैदावार कम हुई हो, बहुत सारे कोजेज हो सकते हैं अगर किसी के प्राइसेस बढ़े हैं किसी प्रोडक्ट के। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज के ऊपर डिपेंड करती है स्टैटिस्टिक्स। हमने तो कह दिया कि सब्जियों के प्राइस बढ़ गए, उसका रियल फैक्ट क्या है, कॉज क्या है, ज़रूरी नहीं लॉकडाउन की वजह से बढ़े हो या सप्लाई नहीं हो रही, ये भी रीज़न हो सकता है। हो सकता है उनकी सब्जियां गल गई हो, किसी ने खरीदी ना हो, या वो हमारे तक नहीं पहुंचा पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लंबा हो गया हो, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। तो ये चीज़ भी देखी जाती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो हमारा थर्ड फैक्टर था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कॉजेज भी बहुत सारे हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फोर्थ जो कॉज है उसके बारे में देखते हैं हम, रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैट अगर हम चूज कर रहे हैं तो उसकी रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अगर हमारे पास है तो ही हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो अच्छा है। अगर हमको कोई डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे बेटर फीचर है या सबसे अच्छा फीचर जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर ध्यान देना है हमको, वो है रीजनेबल एक्यूरेसी। एक्यूरेट होना चाहिए वो। अगर हम किसी चीज़ के डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं तो एक्यूरेट होना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज आधार कार्ड हमको अपग्रेड करवाना है तो हमारे पास आधार कार्ड नंबर होना ज़रूरी है, एक्यूरेसी। अगर हमने आधार कार्ड नंबर ही गलत दे दिया उसको तो अपडेट नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसके बाद वो डाटा ही नहीं आ पाएगा हमारे वाला, अपडेट कैसे करेगा। तो कोई भी स्टैट देने से पहले, कोई भी फिगर देने से पहले, कोई भी फैक्ट देने से पहले हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। आज हर रोज़ जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि पिछले 24 घंटे में इतने केसेस आए, वो कैसे बता रहे हैं
उनके पास एक्यूरेट डाटा है कि इतनी स्टेट इतने डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उसमें जो भी रोज़ का नया केस आ रहा है वो रजिस्टर कर रहे हैं, उसको नए अपडेशन के अंदर डाल रहे हैं, जो नई रिकवरी हो रही है, डेथ हो रही है, उनको नए कॉजेज के अंदर डाल रहे हैं। तो एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फोर्थ पॉइंट में ये सारी चीज़ें थी। इसके अंदर जो था एक्यूरेसी के अंदर वो बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे किया आपने, इसके ऊपर डिपेंड करेगा एक्यूरेसी कैसी है आपकी, नेचर क्या था, साइज़ क्या था, क्या बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें चेक हुई हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा नहीं आई होगी, एरर हो सकता है कहीं ना कहीं। रिसोर्सेज कितने अवेलेबल थे आपके पास, अगर बहुत ज़्यादा थे तो एक्यूरेसी हो सकती है, कम है तो नहीं हो सकती। जैसे कि अब अगर हम बात करें खाना बांटने के लिए भी, खाना बांटने के लिए अगर बहुत बड़ी टीम है आपके पास तो आप हर कॉल का जवाब दे सकते हो, हर जगह आप पहुंचा भी सकते हो। बट अगर आपके पास टीम ही नहीं है, ना आप कॉल उठा पाओगे, ना आप जा पाओगे, ना आप प्रिपेयर कर पाओगे फूड को, रॉ मटेरियल भी तैयार नहीं हो पाएगा, तो एक्यूरेसी हो ही नहीं पाएगी। स्टैट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वहाँ से कॉल आएगी आपके पास, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो क्या हो गया, स्टैट आपका बिगड़ गया सारा का सारा। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो देखने को मिलती हैं हमको स्टैट्स के अंदर। ये की फीचर्स हैं इसके जो हमको याद करने होंगे, और आज की जो टुडे लाइफ है उसके साथ एग्जाम्पल को रिलेट करके चल के जाना पड़ेगा, तभी हमको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारे पास म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो स्टैट होती है उसके जो डाटा है वो म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं हमने बात किया कि इंग्लिश में आर्यन के मार्क्स 50% हैं एंड सुभाष के मैथ्स में 40% मार्क्स हैं, तो ये कंपैरेबल सिचुएशन नहीं बनी, क्योंकि हमने आकाश के, आर्यन के हमने इंग्लिश के मार्क्स ले लिए और सुभाष के हमने मैथ्स के मार्क्स ले लिए। तो या तो हमको सुभाष के भी इंग्लिश के मार्क्स लेने पड़ेंगे या फिर आर्यन के भी मैथ्स के मार्क्स लेने पड़ेंगे। तो कंपैरेबल सिचुएशन लेके चलनी है। किसी एक की हमने बात की कि सपोज राम है, उसकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है एंड शाम का वेट जो है वो 90 केजीज है, तो यहाँ क्या हो गया, कंपेरेबल तो नहीं है, म्यूचुअली रिलेटेड ही नहीं है, ना कंपेयर कर सकते हैं ना म्यूचुअली रिलेट है, क्योंकि हमने शाम का वेट ले लिया और राम की हाइट ले ली, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक का हाइट ले रखी है, एक का वेट, या तो दोनों की हाइट लेनी पड़ेगी या दोनों का वेट लेना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके फीचर के बारे में हमको देखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर से भी नहीं चलने वाली, ये चलने वाली है म्यूचुअली रिलेशनशिप से या फिर कंपेरेबिलिटी से। कंपेयर होना चाहिए वो डाटा, दोनों के बीच में कंपेरेबिलिटी की क्या कड़ी है, क्या रिलेशनशिप है, कैसे हम दोनों को एक फॉर्म में या एक एजेंडा पे या एक प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमको इसके अंदर देखनी पड़ती हैं स्टैटिस्टिक्स में। सिक्स्थ जो पॉइंट है उसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसका ऑब्जेक्टिव पहले से क्लैरिफाई होना चाहिए कि आप ये डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जैसे कि गवर्नमेंट आज के टाइम पे डाटा कलेक्ट कर लिया है कि आपका कोई घर से बाहर से कोई बंदा आया है, आउट ऑफ स्टेट से कोई बंदा आया है, आउट ऑफ कंट्री से कोई बंदा आया है, कोई ऐसा बंदा जिसकी अभी हाल फिलहाल में तबीयत खराब हुई हो, तो ये जो डाटा है वो क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये है कि हेल्थ जो डिस्पैरिटीज़ है उसका जल्दी पता लग पाए, जितनी चीज़ें बाद में ख़राब होने वाली हैं उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट आज ही आ जाएं, पहले ही आ जाएं, ताकि हम क्या कर सकें, उसके लिए बेहतर मेजर्स लिए जा सकें, बेटर टेक्निक को लिया जा सके, प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को रेज किया जा सके। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ केसेस, नंबर ऑफ़ जो हमारे पास विक्टिम्स आने वाले हैं उनको क्या करें, हम पहले से ही कंपेयर या पहले से ही मेजरेबल क्वांटिटी के अंदर फॉर्मेशन कर पाएँ। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स का कोई डाटा है या आप कोई डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हो तो। जैसे कि जीडीपी, हम मूडी है, फिजी है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां वो जीडीपी के बारे में बताती हैं कि अगले 6 महीने में जीडीपी क्या रहने वाली है, अगले 1 साल में जीडीपी क्या रहने वाली है। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव वो पहले बता देते हैं कि आपकी इतनी जीडीपी रहने वाली है, अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आपको प्रोडक्शन को रेज करना पड़ेगा, नहीं तो इतने में भी काम चलाया जा सकता है। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव हो गए, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें 7th जो फीचर है उसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि एनमरेटेड और एस्टिमेटेड। एनमरेटेड या एस्टिमेटेड जो स्टैट होती है वो हमेशा एस्टिमेटेड बेसिस पे चलती है, मतलब वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशंस के ऊपर चलती है। कि हम बात कर रहे हैं कि 2 लाख लोग हमारे यहाँ इस शहर के अंदर रहते हैं, किसी भी XYZ कोई भी हमने ले लिया, 2 करोड़ लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो हम अप्रोक्सीमेशंस की बात कर रहे हैं, एस्टिमेशंस की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ 4 लाख भी हो सकते हैं,
2 करोड़ 40 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ 90 लाख भी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 2 करोड़ की, अप्रॉक्सीमेशंस की बात होती है हमेशा स्टैट के अंदर। तो जैसे ही हम बात करेंगे कि 50% या 80% जो डाटा है वो ठीक आ रहा है, जैसे कि सपोज अभी किट की बात करें तो 83% जो डाटा है वो एक्यूरेट दे रही है वो किट हमको। तो 83% डाटा के अंदर 83.07% भी हो सकता है, या किसी स्टेट के अंदर 82.90% डाटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 83% की, अप्रॉक्सीमेशंस की बात हो रही है। डेसिमल वैल्यू को छोड़ देते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हम सिर्फ परसेंटेज वैल्यू को लेते हैं, मेन वैल्यू को गैदर करते हैं। तो एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड में से हम एस्टिमेटेड चीज़ों को लेते हैं, हम एक्चुअल वैल्यूज़ को नहीं लेते, हम वहाँ पर सीधा अप्रॉक्सीमेशंस को लेते हैं, पास की वैल्यूज़ को लेते हैं, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट थाउजेंड्स की वैल्यूज़ को लिया जाता है यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एक जो फीचर है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर, कि जो डाटा होता है या जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो कलेक्टेड मैनर के अंदर ली जाती है, सिस्टमेटिक मैनर के अंदर ली जाती है। सपोज हमको सैंपल्स इकट्ठा करना है किसी भी डाटा के लिए, कोई हमको चीज़ इकट्ठी करनी है, डाटा इकट्ठा करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक मैनर लेंगे, उसके अंदर हम डाटा को इकट्ठा करेंगे। सपोज हमको एग्जाम कंडक्ट कराना है एक रूम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर वाइज स्टूडेंट को बिठाएंगे, रोल नंबर वाइज शीट देंगे, पेपर दिए जाएंगे, और जब कलेक्शन का प्रोसीजर आएगा तो भी रोल नंबर वाइज इकट्ठा करेंगे। ऐसा नहीं फर्स्ट रोल नंबर का ले लिया, उसके बाद फोर्थ का इकट्ठा कर लिया, सेवन्थ का इकट्ठा कर लिया, 10th का इकट्ठा कर लिया, उसके बाद 25 पे चले गए, फिर हम सेकंड पे आ गए। ऐसा नहीं होने वाला, हम इकट्ठा ही लेने वाले हैं। सीरीज में जो दिया था वो सीरियल नंबर के हिसाब से सीरीज वाइज ही हम शीट को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये जो डाटा होता है, स्टैट होती है, वो हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में इकट्ठी की जाती है। जब कलेक्शन का प्रोसीजर आता है तो हम उसको सिस्टम के हिसाब से लगातार कलेक्शन में प्रोसीजर में डाल देते हैं उन चीज़ों को। इसके अंदर रेफरेंस भी दिए गए हैं कि जब बच्चे मार्क्स सिक्योर करते हैं तो रैंकिंग सिस्टम दिया जाता है। ऐसा नहीं होता रैंक 40% से स्टार्ट होगा, रैंक सबसे टॉप जिसके मार्क्स होंगे उसका रैंक 1 होगा, फिर रैंक 2 होगा, फिर रैंक 3 होगा। ऐसा नहीं होगा 95% वाले का रैंक 1 दे दिया, 80% वाले का सेकंड रैंक दे दिया, 92 वाले का रैंक 3 दे दिया। यहाँ पर सिस्टमेटिक के हिसाब से जो कलेक्शन है वो रैंकिंग सिस्टम है वैसे चलने वाली है। 95 वाले का फर्स्ट रैंक, 92 वाले का फिर सेकंड रैंक, फिर बीच में कोई नहीं है तो 80% का तो 80 वाले का थर्ड रैंक। तो ये सिस्टम के हिसाब से चलने वाला है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से हम सिस्टम के हिसाब से ही स्टैट को, डाटा को इकट्ठा करते हैं। आखिरी जो लाइन है कंक्लूजन, वो देख लेते हैं हम इस वीडियो में। इन शॉर्ट इट कैन सेफली बी कंक्लूडेड दैट, कंक्लूजन क्या निकाला है इन्होंने इस प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिक्स की, ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल डाटा के अंदर हम रिजल्ट नहीं फाइंड कर सकते, एवरेजेस फाइंड नहीं कर सकते, ना ही हम उसके रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंपैरेबल फॉर्म में। बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। सारे के सारे स्टैटिस्टिक्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में बोल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करता है दो चीज़ों को, तो कंपेयर वो न्यूमेरिकल फॉर्म के थ्रू ही करेगा। तो स्टैटिस्टिक्स सारे के सारे न्यूमेरिकल डाटा हैं, बट सारे न्यूमेरिकल डाटा को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल डाटा कंपैरेबिलिटी के बेसिस पे नहीं चलते। तो दैट्स ऑल फॉर अ टॉपिक स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल सेंस। उसके हमने फीचर्स पढ़े इस वीडियो के अंदर। अगले वीडियो के अंदर हम सिंगुलर सेंस और उसके फीचर्स वगैरह की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज।